Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नया नवेला गठबंधन अब धीरे धीरे टूट रहा है। चूल्हे अलग किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों कांग्रेस से इतना रूठ गई कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया पश्चिम बंगाल में। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। फिर सवाल उठे, सवाल कि क्या ऐसे और भी दल हैं जो शनह शनह गठबंधन की अगुवाई कर रहे लोगों से रूठ रहे हैं, और अगुवाई करने वाले मनाने के लिए क्या कर रहे हैं। गठबंधन मैनेजमेंट में कांग्रेस क्यों अब तक स्किल्ड इनफ नहीं दिख रही है। इन सवालों के जवाब आज जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे विपक्ष का इंडिया गठबंधन इस गुत्थी से बाहर निकल सकता है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। शुरुआत दिन की सुर्खियों से। पहली सुर्खी में बात कर्पूरी ठाकुर की। 23 जनवरी की शाम यह सूचना आई कि भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और इस निर्णय के बाद शुरू हुई श्रेय लेने की होड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। वहीं बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दल जो अब सहयोगी भी हैं, आरजेडी और जेडीयू, ये कह रहे हैं कि साहब ये मांग तो ओरिजिनली हमारी थी और हमारी मांग की वजह से ही केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। सुनिए नेताओं ने इस पर क्या क्या कहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है, और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग उस समय रखा था। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा। अगली सुर्खी अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ये खबर सऊदी अरब के जेद्दाह शहर से आई है। यहाँ 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन का दफ्तर है। इसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इस संगठन ने अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की निंदा की है। OIC ने 23 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा है उन्होंने कि अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामी स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उस स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी, ये उन्होंने बयान में कहा। इस संगठन में शामिल है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है। वो पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर घटिया बेहुदा बयानबाजी कर चुका है। बुलेटिन शूट होने तक OIC के बयान पर भारत की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन संक्षेप में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की प्रोफाइल हम आपको बता देते हैं। साल 1969 में OIC का गठन हुआ। ये मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है पूरी दुनिया में। कुल 57 देश इसमें शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, UAE, तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी की है। जम्मू कश्मीर से लेकर के आर्टिकल 370 हटाने का मामला हो या फिर अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा को गलत ठहराना, ये संगठन भारत के घरेलू मसलों पर अक्सर टीका टिप्पणी करता रहा है। अगली सुर्खी आई है कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के अल्पसंख्यक स्टेटस को लेकर के सुनवाई चल रही है। इस केस को सुन रही है चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक बेंच। सुनवाई का 5वां दिन था आज, यानी 24 जनवरी को, और इस दिन कोर्ट में हुई ऐसी बहस
कि देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी और देश के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के बीच कई दिलचस्प सवाल जवाब हुए। किस कानून अधिकारी की बात हो रही है? देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की। आज सुनवाई में तुषार मेहता ने कहा कि वो साल 1981 के उस संविधान संशोधन का समर्थन नहीं करते हैं जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। तुषार मेहता के इस बयान पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उस नाराजगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि साल 1981 का संशोधन दरअसल है क्या। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा केस में फैसला सुनाया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए साल 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने एएमयू एक्ट 1920 इसमें एक संशोधन पास करवाया संसद में, और उसका लब्बो-लुआब ये था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। इस संशोधन को साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ही एएमयू ने साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का दरवाजा खटखटाया था। तो आज इस केस में यह हुआ कि सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने इंदिरा गांधी के समय किए गए संविधान संशोधन पर असहमति जाहिर की। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, भारत सरकार का एक कानून अधिकारी कैसे संसद द्वारा पारित किए गए संशोधन का विरोध कर सकता है। इस पर तुषार मेहता ने अपने तर्क दिए। उन्होंने जवाब दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1981 में इस संशोधन को खारिज कर दिया था और वो बतौर कानून अधिकारी हाई कोर्ट के मत को सही ठहराने के पात्र हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, और खासकर तब जब बात 7 जजों के संवैधानिक बेंच के सामने हो रही है। तुषार मेहता के इस बयान पर जजों ने और भी आश्चर्य जाहिर किया और कहा कि संसद एक अविभाज्य और अनश्वर इकाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक संशोधन की वैधानिकता को स्वीकार नहीं करते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि क्या कोई कानूनी अफसर इमरजेंसी के समय किए गए संविधान संशोधनों को वैधानिक करार देगा बस इसलिए क्योंकि वो संविधान द्वारा किए गए थे। जजों का जवाब आया इस पर कि निर्णय लेने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। संसद हमेशा कह सकती है कि उन्होंने इमरजेंसी के समय जो किया वो गलत था और वो उसे सुधार सकते हैं। इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के वक्त अटॉर्नी जनरल नीरन डे ने इमरजेंसी का बचाव किया था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि तब अटॉर्नी जनरल के पास हाईकोर्ट का फैसला नहीं था जो बाद में आया। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि उन्होंने जो कहा वो बतौर कानून अफसर की तरह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के आधार पर कहा। सुर्खियां समाप्त और अब बात बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। करीब 9 महीने पहले विपक्षी एकजुटता की जो कवायद शुरू हुई थी उसमें दीमक लगनी शुरू हो गई है। पिछले साल जुलाई में जब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो वहां नारा दिया गया था, आपको याद हो, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी हम साथ साथ हैं। इसके बाद मुंबई में तीसरी बैठक हुई, वहां नारा दिया गया, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। इंडिया का मतलब यहाँ विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम है। बातचीत शुरू हुई, कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन इन 9 महीनों में सबसे जरूरी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जन्म ही नहीं ले पाया। नेताओं की बयानबाजी की वजह से गठबंधन की नाव पहले ही हिलोरें ले रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी और भगवंत मान ने आज ये तय कर दिया कि गठबंधन कम से कम उस रूप में नहीं होगा जिस रूप में इसे कंसीव किया गया था, यानी इसकी परिकल्पना की गई थी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 ही होंगे। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये इंडिया अलायंस का फ्यूचर कैसे? नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। साफ कहा कि टीएमसी इस सिद्धांत पर चल रही है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल उठाए। कहा कि कांग्रेस बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रैली कर रही है लेकिन उन्हें बता ही नहीं रही है। कहा कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं, उन्हें बताना चाहिए था कि दीदी मैं आपके राज्य में आ रहा हूं, लेकिन शिष्टाचार के नाते भी जानकारी नहीं दी गई। किसी भी तरह की कोई चर्चा न करना पूरी तरह गलत है, ये ममता ने कहा। कांग्रेस पर उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा गया था। कांग्रेस सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 13 जनवरी को अलग अलग निमंत्रण पत्र भेजा था। हो सकता है निमंत्रण पत्र तो बहाना हो, असल बात है सीट शेयरिंग। पिछले 7 महीने से उसी कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी अलायंस करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे 1998 में अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। इंडिया अलायंस के भीतर ही कई नेता ये जानते थे। उन्होंने कहा भी कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन को आकार देना एक टेढ़ी खीर साबित होगा। मसलन शरद पवार का एक बयान, पवार ने पिछले साल ही एक अखबार को कहा था कि पश्चिम बंगाल और केरल में दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि अलायंस की पार्टियां वहां एक दूसरे की विरोधी हैं। एक दिन पहले भी ममता ने सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस पर मनमानी के आरोप लगाए थे। कहा था कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस सीट छोड़ दे। ममता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के ज्यादा करीब है। हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि वो ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम में मीडिया से बात की, कहा कि रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, लाल बत्ती आ जाती है। उन्होंने अब भी उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन साथ में चुनाव लड़ने वाला है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। कांग्रेस भले ही इस दरार में गोंद भरने की कोशिशें कर रही हो, लेकिन दरार अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि दूर से ही नजर आ रही है। ममता ने अपना तीर छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले साल टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी, बीजेपी को 18 सीट मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी, मालदा दक्षिण और बहरामपुर। लेकिन अब सीटों के बंटवारे पर कला है। ममता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने पर अड़ी हैं। कांग्रेस इस पर मान नहीं रही है। जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि 6 से 10 सीटें उनको दी जाएं। कई दिनों से इसी पर बात अटकी हुई है। ममता बार बार बोल रही हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती गहरी है, इसलिए जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत हैं, उसमें उनको किनारे किया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि लेफ्ट पार्टियां गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल कर रही। ममता ऐसा आरोप लगा रही है। सीट शेयरिंग पर अभी विवाद क्या है और इसके अलावा क्या दिक्कतें हैं गठबंधन में पश्चिम बंगाल में, हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल से। देखिए, ममता जी इंडिया के जो लास्ट मीटिंग है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली आए थी और उस समय राहुल गांधी के साथ भी बातचीत हुई थी और कांग्रेस नेताओं को ममता बनर्जी ने ऑफिशियली और वो बाद में पत्रकारों को भी बताया कि ये बातचीत अभी जल्दी शुरू करना चाहिए सीट एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी चुनाव ज्यादा दिन बाकी नहीं है। और ममता जी ने बोले थे कि कांग्रेस को 300 सीट से कांग्रेस लड़े पूरी देश में, लेकिन 200 सीट जो जहां जहां रीजनल पार्टी का स्ट्रेंथ है, जैसे यूपी में अखिलेश, तेजस्वी बिहार, तो ये 200 सीट हमको छोड़ दे, वहां लड़ाई ना लड़े और हम पश्चिम बंगाल में 2 सीट देने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद आज तक तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस एक भी मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी भी फोन में भी कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने या कांग्रेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं किए हैं। अधीर चौधरी और कांग्रेस के स्टेट लीडर्स डेली ममता बनर्जी के खिलाफ
स्टेटमेंट करते हैं, चोर चोर बोलते हैं, एकदम डायरेक्ट चोर बोल के डेली वहां नारा लगाते हैं। और अधीर चौधरी ने बोले थे कि ये जो 2-3 सीट की बात नहीं है, अगर मतलब कुछ कांग्रेस के लीडर ये भी बयान दिया था कि 6, 7, 10 सीट चाहिए। ममता बनर्जी का कहना है कि बातचीत तो करो। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं कल, वो न्याय यात्रा असम से पश्चिम बंगाल में जाएंगे, लेकिन अभी तक राहुल गांधी जी जा रहे हैं ये भी राहुल गांधी भी नहीं और राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव कोई कांग्रेस नेता ममता बनर्जी को फोन करके कम से कम ये भी मतलब जो जिसको बोलता है काटिसी, ये भी कांग्रेस नहीं दिखाया। तो ममता बनर्जी ने इसीलिए आज भी बहुत गुस्से में है और बोले हैं कि जो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं और स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो हम अभी इसके बाद अभी चर्चा ही नहीं करेंगे और हम इंडिया जो है वो चुनाव के बाद दिल्ली में दिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया का मतलब मेंबर हम होने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं एक और बड़े मसले पर। अधीर रंजन चौधरी बना ममता बनर्जी पर। अधीर रंजन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 सांसदों में से एक हैं। ममता अब जाकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी पहले से ही इसी तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, दूसरी तरफ अधीर रंजन का ममता के खिलाफ बयान आ जाता है। हाल ही में जब ईडी के अधिकारियों पर पश्चिम बंगाल में संदेशखली में हमला हुआ तो अधीर ने तुरंत ममता को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और वहां तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कल ही अधीर ने मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से कहा कि इस बार चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। उन्हें मौका परस्त तक बता दिया अधीर जी ने। टीएमसी को लगता है कि ये तो चौल बेना, एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ तीखे बोल। इस मसले पर असम में राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। ये पहली बार नहीं था जब अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे ऐसा कुछ कहा हो। जब इस गठबंधन की जून 2023 में पहली बैठक हुई तभी अधीर रंजन ने कहा था कि बंगाल में ममता उन्हें खत्म करना चाहती हैं। एक अखबार से बातचीत में अधीर ने यह भी कह दिया था कि ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक में भाग लेने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वो तेजी से अपना राष्ट्रीय कद खो रही हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने की चाल के अलावा ये कुछ और नहीं है। एक बात यहाँ इतिहास में जाकर जाननी जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम, ये साथ में लड़ रही हैं, इंडिया अलायंस में साथ में हैं। वो हमेशा से राज्य में प्रतिद्वंदी रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हिंसा में भी शामिल रही हैं। लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगा करके सत्ता में आई थी और फिर यही आरोप ममता बनर्जी लेफ्ट पर लगा करके उनका 34 साल का शासन खत्म करके सत्ता में आई। इसलिए ममता कांग्रेस पर लेफ्ट के साथ करीब जाने का आरोप लगाती हैं। जानकार मानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ की राजनीति में अपना प्रभाव बचाए रखना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी और ममता के बीच इतना क्लैश क्यों है और ये इतना निजी क्यों लगता है? क्या है अधीर की राजनीति? हमने जयंतो घोषाल से ये समझने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, अधीर चौधरी और कांग्रेस को लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस का ग्रोथ पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। तो कांग्रेस अगर ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर देते हैं तो वहां के जो लोकल ममता बनर्जी के खिलाफ जो लोगों को जो नाराजगी है उसके साथ अगर कांग्रेस ना रहे तो कांग्रेस उसमें ज्यादा नुकसान होगा। और सीपीएम और इंडियन सेकुलर फ्रंट जो मुस्लिम पार्टी हैं, ये तीनों के साथ ऑलरेडी अलायंस तो है 2021 में, और वो अलायंस के बाद कांग्रेस एक भी सीट असेंबली में नहीं मिला। सीपीएम का कभी एक भी सीट असेंबली में, विधानसभा में अभी भी नहीं है। लेकिन सीपीएम कांग्रेस अलायंस तोड़ने वाला नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि 34 साल हम सीपीएम के खिलाफ लड़े हैं और उसको हटाया। उस समय कांग्रेस तो एंटी सीपीएम था, तो आज वही कांग्रेस सीपीएम के साथ दोस्ती कर रहे हैं और इंडिया के मीटिंग में भी सीताराम येचुरी और सीपीएम कंट्रोल करता है। तो कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ी दुश्मन है, और केरल में कांग्रेस क्या करेंगे पता नहीं है क्योंकि केरल में भी सीपीएम वर्सेस कांग्रेस ही है, तो और वहां वो कांग्रेस के साथ कोई दोस्ती नहीं है।
तो ममता का कहना है कि कांग्रेस केरल में लड़ाई लड़ते सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ नहीं जाते हैं और कांग्रेस केरल में सीपीएम के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके कारण जो डायनामिक्स है ना, ये डायनामिक्स ऐसी हो गया है जो बीजेपी के लिए अच्छी मतलब फायदा की हो जाते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट ममता ये भी चाहते नहीं है ना कि मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाए। 30% मुस्लिम वोट है पश्चिम बंगाल में, वो अगर कांग्रेस और सीपीएम के जो अलायंस है उसको अगर मिल जाए, लेकिन 2021 में नहीं मिला, मतलब वो ममता एक भी तो सीट सीपीएम और, लेकिन वोट बैंक बढ़ रहा है, सीपीएम का भी वोट बैंक परसेंटेज ऑफ वोट पंचायत चुनाव में भी बढ़ा है। तो इसीलिए ममता बनर्जी चाहते हैं कि सीपीएम को छोड़ो, कांग्रेस हमारे साथ एडजस्टमेंट करे। लेकिन कांग्रेस के तरफ से मुझे लगता है अधीर चौधरी के साथ कोई राहुल गांधी का झगड़ा नहीं है और ये कोई स्टेट और सेंटर का इशू नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा के भी लीडर है कांग्रेस, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है कि ये एक डबल प्रोन स्ट्रैटेजी कांग्रेस हाईकमांड का भी है। वो अधीर चौधरी को बोलते हैं कि तुम लड़ाई लड़ो, और ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में वो ममता को साथ रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो डबल प्रोन स्ट्रैटेजी कभी कभी ये नुकसान भी हो जाता है इसमें। गठबंधन की गाड़ी पटरी पर नहीं है, इसके एक नहीं कई सबूत आपको सार्वजनिक रूप से मिल जाएंगे। कुछ दिन पहले भी इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक हुई थी 13 जनवरी को, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे इस बैठक से नदारद थे। इसी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ममता बनर्जी व्यस्तताओं का हवाला देकर इसमें शामिल नहीं हुई। इसी बैठक से एक और खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन नीतीश ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। मीटिंग के दौरान नीतीश ने सिर्फ इतना ही कहा कि एकजुटता जरूरी है और जमीन पर गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए। ये भी निकल के आया कि संयोजक पद के लिए ममता और अखिलेश से चर्चा के बाद ही फैसला होगा। अब मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान आपको हमने शुरू में सुनवाया। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और भगवंत मान ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ये कांग्रेस को साफ संकेत देने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में कोई सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक कोई फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। बैठकों के बाद नेताओं ने यह जरूर कहा कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन भगवंत मान ने आज इस कथित सकारात्मकता का भांडा फोड़ दिया। आज के डेवलपमेंट पर गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, जिनके खिलाफ ये गठबंधन बना है, उनके नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। ये डिस्कशन में है। ऑब्वियसली पंजाब के केस में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो लोकल यूनिट है वो भी, और कांग्रेस पार्टी की लोकल यूनिट है, ये दोनों कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से ये सुझाव है कि अलग लड़ेंगे। उसको जब भी डिस्कशन होगा, फॉर्मल डिस्कशन पे इसको डिस्कशन पे रखा जाएगा, एंड देन वी विल सी हाउ इट गोस। थैंक यू। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह की अटकलें चल रही हैं। कल वे राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो मीडिया ने इसे भी नीतीश की खास रणनीति बताते हुए लपक लिया। खटपट कितनी है ये तभी बाहर आएगा जब नीतीश खुलकर सामने आएंगे। हालांकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने पुष्टि की थी कि नीतीश बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं। 29 जनवरी को राहुल की ये यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंचेगी और 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचेगी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि पूर्णिया में नीतीश कुमार एक जनसभा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे। लेकिन फिर आज नीतीश कुमार का बयान आया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ में कांग्रेस को सुना भी दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल
पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो प्रतिक्रियाएं और घटनाएं अनेक हैं जो इशारा करती हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड के साथ जो विपक्षी अभियान शुरू हुआ था वो लड़खड़ाने लगा है। इसका उदाहरण पिछले महीने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भी दिखा था। गठबंधन के सहयोगी हार के लिए कांग्रेस को कोसने लगे थे। सभी बड़ी पार्टियों ने एक सुर में कहा था कि कांग्रेस ने गठबंधन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने दावा किया था कि चुनाव के दौरान भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इसके लिए मना कर दिया। इसी तरीके से वाम दलों ने भी कांग्रेस को घेरा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तब कहा था कि कांग्रेस ने लालची रवैया दिखाया। उनका कहना था कि बीजेपी के खिलाफ सबको एक साथ लाने के बदले कांग्रेस ने सब कुछ अपने हाथ में रखकर दबदबा बनाने की कोशिश की और चुनाव के नतीजे उसी का परिणाम है। अब जब ये नाराजगी एक कदम और आगे चली गई है, तो क्या इस गठबंधन का अस्तित्व खतरे में है? बीजेपी के नेता ऐसा ही दावा कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है और कांग्रेस के भीतर इस पर क्या मंथन हो रहा है? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल से। मैं आज की घटना पे आपको बता देता हूँ कि दरअसल आज 2 घटनाएं घटी। एक में ममता बनर्जी ने ये कहा कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी और उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला है और उनके बहुत सारे प्रस्तावों को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। और दूसरा बयान आया भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। दरअसल इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत फर्क है। इनमें फर्क ये है कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि 13 तारीख को राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी तरफ से एक एक पत्र लिखा ममता बनर्जी को और उनको कहा कि आपको जब बंगाल में यात्रा आएगी तो आपको वहां पे हमारे साथ शामिल होना है। और ये जो पत्र थे ये सभी नेताओं को, जितने भी सहयोगी दल हैं इंडिया समूह के, उनको भेजे गए थे, जिसमें से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ वो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। एक रैली बिहार में होगी, उसमें वो शामिल होंगे। दरअसल बंगाल में समस्या क्या है कि अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के लोकसभा के नेता भी हैं, उनका और ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है। और कल ही एक ऐसी घटना घटी कि मोहम्मद सलीम को फोन किया अधीर ने और ये कहा कि यात्रा बंगाल में आ रही है और तुम्हें आना है। तो उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी तुम्हारे मंच पे होंगी उसमें हम कैसे आ सकते हैं? तो कहा कि उनका छोड़ो, तुम्हें आना है। तो वो बात कहीं ना कहीं उसका ये रिएक्शन मुझे लगता है आज का कि ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया है, तो बेसिकली बंगाल में अधीर का रवैया ममता के प्रति और दिल्ली का ये चाहना कि ममता हमारे साथ चुनाव लड़े, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। अब आता हूं पंजाब पे। पंजाब के स्टेटमेंट को आप ये मत समझिए कि वो झटका है। दरअसल पंजाब में कांग्रेस विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। अगर दोनों मिल जाती है, सत्ता और विपक्ष मिल जाएगा, तो ऐसे में गठबंधन को नुकसान हो सकता है जनता के बीच में जाके। यानी पंजाब की और केरल की एक जैसी स्थिति है। वहां लेफ्ट सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। पंजाब में कांग्रेस विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। अगर दोनों पक्ष मिल जाएंगे तो ऐसे में गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इन दोनों राज्यों में आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि इन सीटों पे उम्मीदवार हमारा, इन पे आपका, इन पे आप कमजोर दीजिए, इन पे हम लड़ेंगे, इन पे आप लड़िए। और आम आदमी पार्टी अगर पंजाब को छोड़ देंगे तो दिल्ली में, गोवा में और गुजरात में इनमें समझौता होने जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच झगड़े एक तरफ हैं, आलोचक ये भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अपने फैसलों के प्रति ढीला रवैया अपनाता रहा है। सहयोगियों का आरोप है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ रही, उदार नहीं हो रही, सहयोगियों को जरूरी सम्मान नहीं दे रही, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही। अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चल रहा है, हमने पूछा आदेश रावल से। मुझे अच्छे से याद है जब पहली बैठक पटना में हुई थी इस गठबंधन की और राहुल गांधी वहां गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं यहाँ क्लीन स्लेट लेके आया हूँ। जो भी इतिहास हम पार्टीज का आपस में रहा है, हमारा या आपका, मैं वो सब कुछ भुला के यहाँ आया हूँ।
और राहुल गांधी पार्टी की मीटिंग्स में हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें छोड़नी पड़े तो उसमें हम छोड़ेंगे, लेकिन किसी भी हालत में गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन ही है वो जो बीजेपी को हरा सकता है। और राहुल गांधी मुझे लगता है कि एक जगह गलती कर रहे हैं कि उन्होंने जब विपक्षी पार्टियों से बातचीत करनी थी, नीतीश कुमार को बुला के ये काम दिया था, दायित्व दिया गया था और उनसे ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आप सबको इकट्ठा कर लेंगे आपको हम संयोजक बना देंगे। और तय ये हुआ था 1-2 मीटिंग्स के बाद में कि दिल्ली में एक रैली करेंगे बड़ी, और उस रैली में घोषणा करेंगे कि नीतीश कुमार हमारी इस गठबंधन के संयोजक हैं। लेकिन वो डिलीवरी राहुल गांधी नहीं दे पाए, जिसके चलते चारों तरफ से विपक्षी पार्टियां या आलोचक उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी डिलीवरी में कमी है, आपके कमिटमेंट में कमी है, आपने जो वायदा किया था आपने उसको नहीं निभाया। तो ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है मुझे कि कांग्रेस पार्टी सीटों, देखिए पहले आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनाव में बिजी रहे, आपने उस समय गवा दिया, उस दौरान एक भी बैठक नहीं हुई। उसी समय ये तय हुआ बॉम्बे की बैठक में कि मध्य प्रदेश में भोपाल में रैली होगी विपक्षी गठबंधन की, कमलनाथ ने उसके लिए मना कर दिया। उसके बाद से लेके आज तक वो रैली नहीं हो पाई है। तो अब आप यात्रा में चले गए, तो ऐसे में इतने कम समय में जो समय बचा हुआ है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे सीटें बटेंगी। और देखिए मैं बताऊं आपको आज प्रॉब्लम क्या हुई है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो मुझे लगता है कि किसी ने ये नहीं कहा उनको फोन करके कि आपके राज्य में हमारी यात्रा आ रही है और आपको शामिल होना है। आपने पत्र तो लिख दिया, देखिए पत्र लिखने में मैं आपको एक चिट्ठी के जरिए आमंत्रित करूं और खुद आपको फिर फोन भी करूं, तो इन दोनों में फर्क हो जाता है। एक हाल ही में आपको व्हाट्सएप छोड़ दूं या आपको एक पत्र लिख के छोड़ दूं और आपको फोन ना करूं, तो इसमें एक पर्सनल टच नहीं आता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को वो पर्सनल टच देने में कामयाब नहीं हुई, जिसके रिपरकशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर जा चुकी हैं। तो हमने आज विस्तार से इंडिया गठबंधन की खामियों और त्वरित चुनौतियों पर बात की। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के दी लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।